हेलो गाइस। ये विजन के मंथली डिस्कशन का पहला लेक्चर है। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखा होगा, ये एक फिर डिस्कशन लेक्चर है। ठीक है। और एक दो बातें मैं पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आई डू नॉट क्लेम टू बी योर टीचर। मैं आपका कोई टीचर नहीं हूँ। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। और मैं यहाँ पे बेसिकली मेरा जो एम है यहाँ पे कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी तैयार कर सकूं इस चैनल के माध्यम से कि हम लोग साथ में चीज़ों को डिस्कस करें। ठीक है। मैं अकेले रहता हूँ, मतलब मैं घर पे रहता हूँ तो अकेले ही पढ़ाई होती है। तो कोई आप यूपीएससी की तैयारी में ये फिर सजेस्ट किया जाता है कि आप फिर ग्रुप में पढ़े तो फिर ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, तो मैं अकेले ही पढ़ता हूँ। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो कि अकेले ही पढ़ते होंगे। तो ये वीडियो बेसिकली उन्हीं के लिए है कि अगर कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए कंपेनियन जिसके साथ आप चीज़ें फिर डिस्कस कर सकें, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप एक अगर आप एक टीचर चाहते हैं जो आपको ये बेसिक से पढ़ा सके, सो मे बी इट्स नॉट द राइट वीडियो फॉर यू। हालांकि आप थोड़ा सा वीडियो देखिए, अगर आपको सही लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ऐसी ये दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये दूसरी बात ये कि चूँकि मैंने बताया कि मैं कोई टीचर नहीं, सो ये जो पीडीएफ है, ये मई 2025 की विजन आईएएस की मैगजीन है। ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू वॉच दिस। और जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे आप देखिए। आपके सामने दो स्क्रीन खुली होंगी, एक पीडीएफ का है और एक मैंने वर्ड फाइल खोल रखी है। सो वर्ड फाइल का क्या यूज़ है यहाँ पे, बेसिकली जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अब ये पीडीएफ देखिए 116 पन्ने की पीडीएफ है ये। ठीक है। अब एग्ज़ाम के पहले कैसे रिवाइज होगी, प्रीलिम्स आएगा उसके पहले कैसे रिवाइज होगा, इतनी मतलब आपको क्या कहते हैं 8-10 महीने का आपको फिर याद करना पड़ता है, हम लोग को रिवाइज करना पड़ता है। तो अब कैसे रिवाइज होगा, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप मंथली पीडीएफ से पढ़ते हैं तो। और अगर फिर शॉर्ट नोट्स जब नहीं बन पाते हैं तो लास्ट में वही PT 365 वगैरह पढ़ना पड़ता है। तो बेटर है कि शुरुआत से, अभी समय है प्रीलिम्स में। ठीक है। तो अभी मतलब ये अभी से ही शॉर्ट नोट्स बनाए जाएँ। और ताकि मतलब अपना एक सेल्फ मेड कंपाइलेशन हो हमारे पास। तो मैं उसी का यहाँ प्रयास करूँगा। आप भी अपनी पीडीएफ खोल सकते हैं अपने पे साथ, आपके पास प्रिंट आउट हो, या फिर आप चाहें तो जो मैं यहाँ शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा उसको आप लिख सकते हैं। जैसा भी आपको सही लगे इस वीडियो का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो 116 पन्ने हैं इसमें। ठीक है। ओके। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, कार्सन से देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो पहले इसमें लिखा है सेंट्रल इश्यूज नोटिफिकेशन फॉर सेंसस विच बिगिन फ्रॉम अक्टूबर 2026 इन लद्दाख, और एंड मार्च 2027 अक्रॉस रेस्ट ऑफ इंडिया विच इंक्लूड्स कास्ट सेंसस। ठीक है। तो सेंसस की फिर शुरुआत हो गई है। सेंसस हमारा पिछले बार 2011 में हुआ था, और इस बार कहा है कि भाई ठीक है, हम फिर सेंसस हम दोबारा कर रहे हैं। और कास्ट सेंसस की डिमांड थी तो उसी के लिए उन्होंने कास्ट सेंसस को भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद मोर ऑन द न्यूज़, फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस, दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम इन सिंस इंडिपेंडेंस that caste data will be officially collected as part of डेसेनियल सेंसस। ठीक है, हर 10 साल पे सेंसस होता है, उसी के बारे में बोल रहे हैं। डिस्क्रिपेंसीज इन स्टेट लेवल कास्ट सर्विस, सेवरल स्टेट्स हैव कंडक्टेड देयर ओन कास्ट सर्विस सच एज बिहार एंड कर्नाटका इन रिसेंट ईयर, बट these have often lacked uniformity, transparency वगैरह वगैरह। ठीक है। a caste census a caste survey is different from caste census as census is constitutionally mandated unlike surveys। ठीक है।
डिजिटल मोड। द अपकमिंग सेंसस विल इनकॉर्पोरेट अ मोबाइल एप्लीकेशन टू डिजिटली रिकॉर्ड द सेंसस डेटा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ जो सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, काफ़ी जेनरिक इन्फॉर्मेशन है। ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कि अगर कोई स्टेटमेंट आता है एग्ज़ाम में तो हमसे गलत हो जाए। मतलब आई थिंक ये बहुत ही फिर जेनरिक बातें ही लिखी हुई हैं। ठीक है, कि हम एक सेंसस करा रहे हैं अक्टूबर। बस चलिए ये वाला थोड़ा सा इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके। और बाकी तो यहाँ पे तो और कुछ ऐसा मतलब इम्पोर्टेंट मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, बिहार कर्नाटका में हुआ है, सबको पता है। ठीक है। और कास्ट सर्वे और सेंसस में क्या फ़र्क है, आई डोंट थिंक ये सब पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंसस इन इंडिया, सो इट इज़ अ डेसिनियल एक्सरसाइज। तो हर 10 साल पे होता है, सबको पता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, तो पता है आपको भी। और उसके बाद सेंसस हैव बीन कंडक्टेड रेगुलरली एवरी 10 ईयर्स सिंस 1881। ठीक है, तो पहला सेंसस जो हुआ था वो 1881 में हुआ था। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जब 1881 में सेंसस हुआ था तो उस समय इंडिया के वायसराय कौन थे। ठीक है, उसके बाद द लेटेस्ट सेंसस शेड्यूल टू टेक प्लेस इन 21 वाज पुट ऑन होल्ड ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है, सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट। ठीक है, इन एंट्री 69 ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ द 7 शेड्यूल एज पर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि आपका ये यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, और फिर 7 शेड्यूल में आता है आर्टिकल 246। फॉर कंडक्ट ऑफ सेंसस, सेंसस एक्ट 1948 एंड सेंसस रूल 1990 प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क। तो ये दो एक्ट आए थे फिर रिलेटेड टू सेंसस। ठीक है, बस इसके बारे में पता होना चाहिए, उनका बस नाम पता होना चाहिए कि भाई ये आए थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ एंड सेंसस कमिश्नर इज ऑथोराइज टू डिज़ाइन द सेंसस परफॉर्मा इंक्लूडिंग द एडिशन ऑफ कास्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये दो ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सेंसस को कंडक्ट करवाने की। ठीक है, और जो क्वेश्चंस हैं उनको फिर डिज़ाइन करने की। तो ये दो ऑफिसर्स के नाम हमें पता होने चाहिए। ठीक है, बाकी हिस्ट्री ऑफ सेंसस में देखिए, इन इंडिपेंडेंट इंडिया द कास्ट वेयर एन्यूमरेटेड। ठीक है, तो कुछ खास नहीं था। द लास्ट ऑफिशियल डेटा ऑन कास्ट सेंसस इज अवेलेबल फॉर द 1931 सेंसस। ठीक है, तो 1931 सेंसस में ही हमारे पास, मतलब जो हमारे पास पिछला अवेलेबल डेटा है कास्ट का, वो 1931 सेंसस का ही है। ठीक है, उसके बाद पहला जो सेंसस हुआ था वो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में हुआ था, बट उसमें SC STs का काउंट नहीं हुआ था। ठीक है, इन 1961 द सेंट्रल गवर्नमेंट आस्क्ड स्टेट्स टू कंडक्ट देयर ओन सर्वेज एंड प्रिपेयर स्टेट स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ OBCs। ठीक है, उसके बाद 2011 में, हाँ ये फिर पता होना चाहिए। ठीक है, कि 2011 में एक सेपरेट सेक्शन था सेंसस का, SECC, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, SECC हुआ था। ठीक है, बट इसको फिर पब्लिश नहीं किया गया था, नॉट पब्लिश्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर कास्ट सेंसस क्या है, तो आर्टिकल 340 मैंडेट करता है फिर अपॉइंटिंग ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्टेस। ठीक है, ये हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 340 मैंडेट करता है कि हम एक कमीशन बनाएं फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, पॉलिसी मेकिंग एक्यूरेट कास्ट डेटा इज यूजुअल फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, नॉर्मल बात है। उसके बाद OBC ग्रुप्स आर्ग्यू दैट क्लेम्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफन निगलेक्टेड। ठीक है, उसके बाद ये अफर्मेटिव एक्शन इट एनेबल्स। तो बेसिकली कास्ट सेंसस का पॉजिटिव बता रहे हैं कि हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ मतलब क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स, बेटर मॉनिटरिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड सच पॉलिसीज। ठीक है, जनरल बातें हैं, ये सब आपका मेन फेंस के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद सब कैटेगराइजेशन हेल्प्स इन सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs। ठीक है, उससे हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है,
उसके बाद जस्टिस रोहिणी कमीशन ऑन सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज फॉर्म्ड इन 2017 इज़ येट टू प्रेजेंटेड रिपोर्ट। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि ओबीसीज के सब कैटेगराइजेशन के लिए एक जस्टिस रोहिणी कमीशन बना था, बट उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है। ठीक है, उसके बाद कम्प्रीहेंसिव नेशनल डेटाबेस, a central database for all caste enumerated with full transparency in an objective manner is necessary amidst various state discrepancies। ठीक है, एक हमारा नेशनल डेटाबेस बन जाएगा तो उससे अच्छी बात होगी। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो फिर डेटा अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, तो सेल्फ रिपोर्टिंग ऑफ कास्ट आइडेंटिटीज, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, इसकी वजह से हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, तो मतलब ऑफिसर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग ना होना उससे, या अगर सेल्फ रिपोर्टिंग ऑफ कास्ट आइडेंटिटीज़ में कुछ आपकी डिस्क्रिपेंसीज आती हैं उसमें, तो हमारा एक तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि 2011 SECC रिपोर्टेड दैट रिपोर्टेड इन्फ्लेटेड कास्ट काउंट्स ड्यू टू डुप्लीकेट एंट्रीज एंड मिसस्पेलिंग्स रेंडरिंग पार्ट्स ऑफ द डेटा अनयूजेबल। ठीक है, तो ये SECC में प्रॉब्लम आई थी। क्लासिफिकेशन इश्यूज, वेरिएशंस इन कास्ट क्लासिफिकेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, अच्छा, तो किसी कास्ट को एक अलग कैटेगरी में डाला गया सेंटर में और किसी कास्ट को अलग कैटेगरी में डाला गया, मतलब फिर सेम कास्ट को किसी अलग कैटेगरी में डाला गया स्टेट लिस्ट में, तो उससे भी हमारा फिर डिस्क्रिपेंसीज आती, जैसे कि फॉर इंस्टेंस अ कास्ट लिस्टेड एट ओबीसी इन वन स्टेट मे बी अनरिकॉग्नाइज्ड इन अनदर। ठीक है, जैसे कि जाट्स इन हरियाणा वर्सेस जाट्स इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, तो पॉलिटिक्स भी तो इस पे होती है। फॉर एग्जांपल गुज्जर एजिटेशन इन राजस्थान एट वन पॉइंट फिर डिमांडेड एसटी स्टेटस बेस्ड ऑन सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ठीक है, कास्ट डेटा में इंटेंसिफाई कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ठीक है, इसमें पॉलिटिक्स के लिए जाएगी। उसके बाद कलेक्टिंग कास्ट डेटा, collecting caste data digitally raises concern about data security and privacy। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है, कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, कास्ट डायरेक्टरी होनी चाहिए, अ कम्प्रिहेंसिव नेशनल डायरेक्टरी ऑफ कास्ट शुड बी क्रिएटेड इन द अपकमिंग सेंसस। ठीक है, और उसके बाद है द गवर्नमेंट शुड एनलिस्ट सोशोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपर्ट्स टू ड्रॉ अप ए ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ कास्ट टू ईच स्टेट। ठीक है, और आप मतलब एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करिए ताकि हमारा बेटर काउंटिंग हो सके। ठीक है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो अबाउट डुप्लीकेशन एंड स्पेलिंग एरर्स। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक AI एंड बिग डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, मतलब इट कैन बी यूज्ड। ठीक है, अवार्ड गेट्स मेजर्ड कैन बी मैनेज्ड, ये पीटर टकर का स्टेटमेंट है। ये सब स्टेटमेंट्स हम मेंस में इंट्रो या कंक्लूजन में हम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट के लिए हमारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इन्फॉर्मेशन हमारी बहुत है। ठीक है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत हमको नहीं है। ठीक है, तो पहला टॉपिक अपना हो जाता है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्राइवेट मेंबर बिल, इसके बारे में क्या है भाई, वाई इन द न्यूज़। ओके, वाई इन द न्यूज़ एज पर PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च रिपोर्ट। अच्छा, PRS एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो कि बेसिकली पार्लियामेंट की फंक्शनिंग से रिलेटेड फिर डेटा को मतलब कि समय समय पे पब्लिश करती रहती है। ठीक है, PRS लेजिस्लेटिव रिपोर्ट द स्पेस फॉर प्राइवेट मेंबर बिल्स हैज़ डिक्लाइंड इन बोथ द हाउसेज। ठीक है, बेसिकली प्राइवेट मेंबर बिल्स क्या होते हैं, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन ए मिनिस्टर नोन एज प्राइवेट मेंबर। तो अगर कोई प्राइवेट मेंबर मतलब कोई एक MP जो कि आपका फिर मिनिस्टर ना हो, ठीक है, वो अगर कोई बिल प्रेजेंट करता है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ड्राफ्टिंग ऑफ सच बिल इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर इंट्रोड्यूसिंग इट। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है, 1 महीने का नोटिस किया जाता है बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर। ठीक है, एंड लोकसभा अलॉट्स लास्ट 2.5 hours of business every Friday for consideration and discussion of the bill and अच्छा, ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर बिल का अगर कोई आता है तो उसका डिस्कशन करने के लिए लोकसभा हर फ्राइडे को लास्ट के जो आपके 2.5 घंटे हैं वो अलॉट करता है, और राज्यसभा क्या करता है कि 2:30 बजे से 5 बजे तक का समय
ये मतलब अलॉट करता है हर अल्टरनेट फ्राइडे को। ठीक है। द फर्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल वाज पास्ड was the Muslim Waqf Bill 1952 which was introduced by सैयद मोहम्मद अहमद कासमी। ठीक है। तो अब यहाँ देखो प्राइवेट मेंबर बिल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, वह हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? a member of parliament other than a minister or both elected and nominated, ठीक है, is known as private member. A bill initiated by such member is known as private member bill. इसको हम नोट कर लेते हैं। ओके। उसके बाद है 1 मंथ का नोटिस, ये आपका फिर देना होता है और स्पीकर की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। स्पीकर से आप यहाँ समझ जाइए कि अगर फिर लोकसभा में आ रहा है तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, और अगर राज्यसभा में आ रहा है तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है। अच्छा, लोकसभा अलॉट्स लास्ट 2.5 आवर्स ऑफ बिजनेस एवरी फ्राइडे। ठीक है, फॉर द डिस्कशन, ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। एंड फिर राज्यसभा अलॉट्स 2.5 आवर, 2.5 से 5 बजे ऑन एवरी ऑल्टरनेट फ्राइडे। ठीक है, ये फिर पता होना चाहिए। उसके बाद है द फर्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल वाज पास्ड बाय द मुस्लिम, ये मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्या है? पॉलिसी इनोवेशन होता है। ठीक है। दे अलाउ एमपीज टू प्रपोज नॉवल आइडियाज़ एंड एड्रेस इश्यूज ओवरलुक्ड बाय द गवर्नमेंट। उसका एग्जांपल दिया है, जैसे कि राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2019 आया था, इंट्रोड्यूस बाय प्राइवेट मेंबर ग्रांटिंग एम्प्लॉयज द लीगल राइट टू डिसएंगेज फ्रॉम वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन बिफोर ऑफिशियल वर्किंग आवर। अच्छा, ये आया था 2019 में, उस समय ये खबर आई थी कि एक बिल आया है जो ये कहता है कि जो बेसिकली ऑफिस आवर्स के बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये हक है कि वो ऑफिस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है। जो उनके बॉसेस हैं वो उनको आफ्टर वर्क आवर्स फोर्स नहीं कर सकते कि आप काम करो। ठीक है। तो एक जो लिमिटेड वर्क आवर है उसी में आपको काम करना है। ठीक है। और वो आपका राइट है, उसको आपको फोर्स नहीं किया जा सकता। तो ये जो बिल था ये किसी प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया था, एंड दिस शोज पॉलिसी इनोवेशन। ठीक है। रिफॉर्म पोटेंशियल, दे कैन स्पार्क डिबेट अबाउट आउटडेटेड लॉज ऑन एमर्जिंग इशूज, जैसे कि द राइट ऑफ ट्रांसजेंडर persons bill 2014 was first introduced by private member which then inspired the government to introduce its own bill on transgender rights। ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन बियॉन्ड पार्टी लाइंस, दे एनेबल एमपीज टू वॉइस इंडिपेंडेंट फ्री पार्टी विप कंस्टेंट्स अंडर द 10th शेड्यूल। अच्छा, फ्री फ्रॉम पार्टी विप कंस्टेंट्स अंडर द 10th शेड्यूल फॉस्टरिंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। ठीक है। तो विप आपको पता होगा क्या होता है, 10th शेड्यूल में होता है बेसिकली। फिर डिफेक्शन को काउंटर करने के लिए विप इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि विप की वजह से किसी भी पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं उनको जो पार्टी का जो आपका स्टांस है या जो पार्टी का नैरेटिव है या जो पार्टी का मतलब आदेश है उसी को फॉलो करना पड़ता है। वो अपनी इंडिविजुअल अगर उनका कोई ओपिनियन है थोड़ा सा अलग, तो उसको वो मतलब तो उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, विप की वजह से। और इस बिल की वजह से, मतलब प्राइवेट मेंबर बिल की वजह से, इसका जो मतलब ये जो एक प्रोविज़न फिर दिया हुआ है, इससे क्या होता है कि कोई प्राइवेट मेंबर किसी भी एक इशू पे, ठीक है, या वो किसी भी तरह का अगर कोई रिफॉर्म चाहता है जो कि पार्टी अगर उस पर काम नहीं कर रही है, तो वो खुद भी एक बिल ला के प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है। तो उससे वो अपना ओपिनियन पार्लियामेंट में रखता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया, द राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बिल। तो जब ये बिल आया तो एक प्राइवेट मेंबर ने ये वाला बिल लेके आया कि भाई ट्रांसजेंडर के राइट्स को हम लोग को फिर देखना चाहिए। और उसके बाद सरकार ने इस बिल को देखा और उसके बाद खुद भी अपना एक बिल लेके आई। ठीक है। ठीक है। तो ये सब बेसिकली मेंस रिलेटेड पॉइंट है। चेक्स एंड बैलेंसेस, दीज एक्ट एज ए टूल फॉर एमपीज टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ठीक है। अच्छा, ये अब फिर डिक्लाइन में क्यों है? क्योंकि फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स एंड केओटिक सेशंस रिड्यूस टाइम फॉर प्राइवेट मेंबर बिल डिस्कशन।
ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। इन द 17th लोकसभा 729 प्राइवेट मेंबर बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड इन एंड 705 इन फिर राज्यसभा। हाउएवर ओनली 2 and 14 वेयर डिस्कस्ड। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंट्रोड्यूस इतने सारे हो रहे हैं बट फिर डिस्कस नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स हो रहे हैं, केओटिक सेशंस हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, it takes for legislation moved by private members to come up for discussion due to limited time। ठीक है, ओनली 2 to 3 hours वीकली। ठीक है, टाइम बहुत कम है। स्पीकर और चेयरमैन के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो अलाउ करें या फिर ना करें। ठीक है, reduce constraints, प्राइवेट मेंबर्स लाइक रिसर्च सपोर्ट पे ड्राफ्टिंग एक्सपर्टीज और इंस्टीट्यूशनल बैकिंग। देखिए, जो सरकार जो बिल लाती है ना, तो उसको अगर कोई मंत्री उसको प्रेजेंट कर रहा है, कोई मिनिस्टर, तो मिनिस्टर खुद तो बैठ के वो बिल बनाता नहीं है। उसके पीछे एक सेट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स की बैकिंग होती है। वही लोग आपका फिर बिल तैयार करते हैं, और उसी को फिर मिनिस्टर जो होता है वो फिर रीड करता है। तो अगर कोई प्राइवेट मेंबर कोई बिल पे कोई आपका बिल ला रहा है, तो उसके पास तो ये क्या कहते हैं, बैकिंग है नहीं ब्यूरोक्रेट्स की। तो वही बोल रहा है कि उसके पास फिर रिसर्च सपोर्ट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्टिंग एक्सपर्टीज़ नहीं होती या इंस्टीट्यूशनल बैकिंग नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से उसके लिए एक बिल को फिर बना पाना ही बहुत टफ होता है। ठीक है, ईजी नहीं होता है। ठीक है, लो सक्सेस पार्टिसिपेशन। तो अभी तक क्या है कि 1970 से अगर देखा जाए तो सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स हैव बिकम लॉ। तो जब इतना फिर लो सक्सेस होगा पार्टिसिपेशन का, तो लोगों को फिर मोटिवेशन ही नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद है मैनी प्राइवेट एमपीज हैव पॉइंटेड आउट दैट द गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज देयर ओन लेजिस्लेटिव एजेंडा। ठीक है, तो वही है, मतलब एमपीज भी ये मतलब बात एक्सेप्ट करते हैं कि भाई जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं वही मतलब आगे रहती हैं। अगर हम कोई अपनी इंडिविजुअल आपका रिफॉर्म लाना चाहें थ्रू अ प्राइवेट मेंबर बिल, तो उसको फिर सरकार या फिर जो हमारे स्पीकर हैं उसको एंटरटेन नहीं करते हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, वे फॉरवर्ड आपके फिर जेनरिक होगा। जो 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 प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हीं को सॉल्व कर दो तो आपका वे फॉरवर्ड बन जाएगा। तो स्ट्रीम लाइनिंग प्रोसीजर्स है। ठीक है, तो अनइंटरप्टेड टाइम फॉर प्राइवेट मेंबर बिल डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अमेंडमेंट्स टू रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैन एक्सप्लिसिटली प्रोटेक्ट द अलॉटेड टाइम। ठीक है, ये सब नॉर्मल बातें हैं। ठीक है, उसके बाद एस्टेब्लिश a dedicated research unit like UK Public Bill Committee to assist MPs in drafting robust bill। ठीक है, तो ठीक है, नॉर्मल बातें हैं। उसके बाद आ डेडिकेटेड रिव्यू कमेटी हम बनाएं। ठीक है, यूके 10 मिनट रूल मॉडल हम फिर लेके आएँ। ठीक है, ये सब की डिटेल्स हम लोग मेंस में देखेंगे। अभी यहाँ पे इस पर हम फिर डिटेल में जाएंगे, अपना ही टाइम वेस्ट होगा पहले इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अगर जब आप फिर मेंस में जाएंगे तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा इनको फिर डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है, कि ये आपका यूके का 10 मिनट रूल मॉडल क्या है। ठीक है, उसके बाद यूके की पब्लिक बिल कमेटी क्या है, और उसमें उससे फिर क्या फिर टीचिंग्स है जो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूज इन शॉर्ट्स में क्या है? इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है, तो ये अभी एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट इन अमर जैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया held that the inclusive and meaningful digital access to e-governance and welfare delivery system is part of fundamental right to life and liberty। आर्टिकल 21 के अंदर इसको डाल दिया। ठीक है, तो ये कोर्ट का ये जो केस का नाम पे पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है की हाईलाइट क्या है? डायरेक्टेड टू रिवाइज द डिजिटल नो योर कस्टमर नॉर्म्स टू एनेबल पर्सन्स विद फेशियल disfiguration due to acid attack and visual impairment to access banking and e-governance service। अच्छा, ये प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वहाँ पे हमारा फिर बायोमेट्रिक लिया जाता है, फ़ोटोज़ वगैरह ली जाती हैं। तो जो विक्टिम्स होते हैं फेशियल डिसफिगरेशन के या एसिड अटैक्स के, उनको अपना बैंकिंग अकाउंट ही एक्सेस करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो उसी के लिए कुछ रिफॉर्म्स करने को इन्होंने बोला है। अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, the court issued 20 directions to make the e-KYC process accessible to them।
तो जो केवाईसी प्रोसेस होता है उसको ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, किसके लिए? इन्हीं लोगों के लिए जिनका जिनका चेहरा आपका थोड़ा सा डिसफिगर हो गया है, ठीक है, ड्यू टू एनी एक्सीडेंट। उसके बाद इन्वोकिंग द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटैंटिव इक्वालिटी। तो उस इसमें क्या है कि फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी बोथ इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सब्सटैंटिव इक्वालिटी पे काम होना चाहिए। पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ये राइट टू डिजिटल एक्सेस emerges at the as the instinctive component of the right to life and liberty। ठीक है, स्टेट ऑब्लिगेशंस अंडर आर्टिकल 21, 14 एंड 15 एंड 38 of the constitution, state is obliged to ensure digital infrastructure to all vulnerable and marginalized population। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे देखो दो केस दिए हैं, साबू मैथ्यू जॉर्ज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑर्डर्ड ब्लॉकिंग ऑफ पेरेंटल sex determination ads without restricting information access on फीस पेज। ठीक है, तो बेसिकली आपका सेक्स डिटर्मिनेशन पे है। ठीक है, उसके बाद अनुराधा भासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020, रिकॉग्नाइज इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाला हमको थोड़ा सा फिर ध्यान रखना। ये अनुराधा भासिन वाला जो केस है ये मेंस में काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, अनुराधा भासिन केस और इंटरनेट एज अ फंडा FR कर देते हैं अंडर आर्टिकल 19(1)(a) एंड 19(1)(g। ठीक है, ओके, तो ये वाला टॉपिक हो गया। आगे बढ़ते, पावर ऑफ कोर्ट्स टू मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड्स। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हेल्ड दैट कोर्ट्स हैव लिमिटेड पावर टू मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड्स। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये? सुप्रीम कोर्ट इन गायत्री बालास्वामी वर्सेस जो भी है ये हेल्ड दैट द पावर टू मॉडिफाई अवार्ड्स कैन बी एक्सरसाइज्ड अंडर सेक्शन 34 और 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1966। वो समझ में तो आया नहीं, देखते हैं क्या है आगे। व्हेन द अवार्ड इज सेवरेबल बाई सेपरेटिंग द इनवैलिड पोर्शन फ्रॉम द वैलिड पोर्शन। तो पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट साइटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ जो भी है दैट इज़ द पावर से। रुको यार, पर इसको देखना पड़ेगा कि ये बात क्या कर रहे हैं। अच्छा, आर्बिट्रेशन इन इंडिया मीनिंग क्या है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव। ठीक है, ये ADR होता है हमारा। ठीक है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिडक्शन, उसी का उसी में कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, मतलब कई सारे मैकेनिज्म्स होते हैं। जैसे आपका कंसिलिएशन होता है, उसी में एक होता है हमारा क्या कहते हैं, आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो तो इसमें क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स कंसेंशुअल मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स आउटसाइड ऑफ नेशनल जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? दिस इज लेस एडवर्सियल, फ्लेक्सिबल, क्विकर। ठीक है, बेसिकली कोर्ट के बाहर हम फिर डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे वाया, मतलब क्या क्या अगर आर्बिट्रेशन आपस में फिर डिस्कस करके। और फिर लीगल फ्रेमवर्क क्या है? द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एट 1996 मॉडल्ड एज पर द ये वाला लॉ है। ठीक है, सेक्शन 34 क्या कहता है? एक्ट स्टिपुलेट्स recourse to a court only by application of setting aside the award। आर्टिकल 37 कहता है स्टेट इंस्टेंसेस व्हेन द अपील मे लाई अगेंस्ट द ऑर्डर। ठीक है, अब क्या ये कहना चाह रहे हैं? Okay, ये तो बहुत अच्छे समझ में आया नहीं मुझे। ठीक है, इसको मैं दोबारा पढ़ूंगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे मुझे हल्का फुल्का समझ में आ रहा है कि देखो ये कोई कोर्ट केस हुआ है। ठीक है, ये गायत्री बाला स्वामी, और इसने क्या कहा है?
कि पावर टू मॉडिफाई अवार्ड्स। तो बेसिकली अवार्ड क्या है? अवार्ड वही है जो फिर जजमेंट है कि अगर अगर क्या कहते हैं, आर्बिट्रेशन हो रहा है, ठीक है, मान लो दो पार्टी है, उसने कहा कि ठीक है हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम ये क्या ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जाएंगे। अभी उनके बीच और फिर दोनों पार्टीज के बीच आर्बिट्रेशन हुआ, आर्बिट्रेशन के बाद एक फिर जजमेंट आया, जजमेंट को ही कहते हैं अवार्ड। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि द पावर टू मॉडिफाई अवार्ड्स, मतलब जो जजमेंट दिया गया है उसको फिर मॉडिफाई करने की पावर के बारे में बात हो रही है। तो इट कैन बी एक्सरसाइज्ड। ठीक है, तो जो अवार्ड दिए गए उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अंडर सेक्शन 34 एंड 37, ठीक है, ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेक्शन 34 और 37 क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है। 34 क्या है? द एक्ट स्टिपुलेट्स रिकोर्स टू ए कोर्ट ओनली बाय एप्लीकेशन ऑफ सेटिंग असाइड द अवार्ड। ठीक है, 37 क्या है? स्टेट्स इंस्टेंसेस व्हेन एन अपील में लाई अगेंस्ट द ऑर्डर। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा, तो ये तो समझ में आ रहा है कि भाई ठीक है, एक तो एक्ट हुआ होगा 1996 में, और उसका सेक्शन 34 है और एक 37 है। ठीक है, उसमें फिर क्या होता है ये भी, मतलब ये भी समझ में आ गया। ठीक है, बट ये चीज़ यहाँ कैसे अप्लाई हो रही है, दी पावर टू मॉडिफाई अवार्ड्स, ये मुझे बहुत क्लियर नहीं है। ठीक है, इसको फिर देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा। अगर मुझे कुछ समझ में आता है तो मैं बोलूँगा, बाकी आपको समझ में आया तो आप कमेंट में तो, तो आप फिर कमेंट में लिख दो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रोहिंग्याज एंड प्रोविजन रिलेटेड टू रेफ्यूजीज एंड डिपोर्टेशन क्या है भाई? सुप्रीम कोर्ट वाइल हियरिंग पिटीशंस रिलेटेड टू डिपोर्टेशन एंड लिविंग कंडीशन ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजीज हाईलाइटेड दैट दे कैन नॉट क्लेम रिलीफ्स बेस्ड ऑन यूएनएचसीआर कार्ड्स। तो यूएनएचसीआर इज ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट रेफ्यूजीज। ठीक है, इंडिया इज़ नॉट ए सिग्नेटरी। तो देखो बेसिकली यही है कि जो हमारे जो कुछ रोहिंग्याज हैं जो अभी यहाँ रह रहे हैं कैंप्स में, उनकी लिविंग कंडीशन और डिपोर्टेशन के ऊपर कोर्ट में केस किया गया था। अब वो लोग, अब जिन्होंने केस किया वो लोग क्लेम कर रहे होंगे कि भाई उनका फिर डिपोर्टेशन कायदे से हो या जो भी हो, और उनकी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। क्यों? क्योंकि जो यूएनएचसीआर है, क्या कही आपका, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, तो उसके मैंडेट के हिसाब से, मतलब उसकी फिर डायरेक्शन के हिसाब से हमको ये काम करना चाहिए। अब कोर्ट ने बेसिकली यही कहा होगा कि चूंकि इंडिया सिग्नेटरी है ही नहीं 1951 कन्वेंशन का, ठीक है, जो हमारा यूएनएचसीआर द्वारा एक कन्वेंशन है 1951 का, कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज़, और उसका 1967 का प्रोटोकॉल है, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। ठीक है, तो जब सिग्नेटरी नहीं है तो इंडिया को इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस इन इंडिया रिलेटेड टू रेफ्यूजी। तो अब इंडिया में कैसे लॉज हैं, ठीक है, आपका फिर रिगार्डिंग टू रेफ्यूजीज़, तो इंडिया डज नॉट हैव ए सेपरेट लॉ टू डील विद रेफ्यूजीज़। ठीक है, तो कोई सेपरेट लॉ है ही नहीं। ठीक है, इट इज़ डन बाय केस टू केस बेसिस। ओके, उसके बाद है रेफ्यूजीज़ कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ एलियन एंड फॉरेनर्स। तो हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल रेफ्यूज़ी का रिकग्निशन नहीं दिया जाता है कि आप भी रेफ्यूज़ी हो। ठीक है, आपको फिर जो अगर हमने कह दिया, मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति आया उसको हमने कह दिया कि भाई आप रेफ्यूजी हो, ठीक है, तो वो, तो ये काम वो कंट्रीज करती हैं जिन्होंने इस कन्वेंशन को मतलब एक्सेप्ट कर रखा है। ठीक है, जो इसके सिग्नेटरी हैं, तो वो फिर किसी को रेफ्यूजी स्टेटस देती हैं और फिर उसको कुछ राइट्स देती हैं। ठीक है, उसको बेसिक लिविंग कंडीशंस हो गया, जॉब हो गया, एजुकेशन हो गया, जो भी चीज़ें होती होंगी, ठीक है, वो देती हैं। बट चूंकि इंडिया इसका सिग्नेटरी है ही नहीं, तो इंडिया किसी को बाउंड है ही नहीं कि हम किसी को रेफ्यूजी की स्टेटस दें। हमारे यहाँ कोई अगर बाहर से आया तो हम उसको एलियन या फॉरेनर्स की कैटेगरी में हम उसको डालते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक फॉरेनर्स एक्ट आया था 1946 में। तो सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेनर्स एक्ट वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट विद पावर्स टू डिटेन एंड डिपोर्ट फॉरेन नेशनल्स स्टेइंग इलीगली इन द कंट्री। इसी एक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा होगा फिर रोहिंग्यास के लिए कि उनको हम डिटेन करें, डिटेन मतलब कैंप्स में डालें,
ठीक है, और फिर उनको हम डिपोर्ट करने की कोशिश करें क्योंकि वो इलीगली कंट्री में घुसे हैं। उसके बाद पासपोर्ट एक्ट 1920, सेंटर में डायरेक्ट रिमूवल ऑफ एनी फॉरेनर फ्रॉम इंडिया हु एंटर्स इंडिया विदाउट पासपोर्ट एंड वीज़ा। ठीक है, सिमिलर चीज़ है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स 258 एंड 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट एंड यूटीज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड विद दिस। ठीक है, तो ये काम स्टेट्स भी कर सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स हैं प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला तो ये UNHCR इज़ ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टू प्रोटेक्ट रेफ्यूजीज, फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़ एंड स्टेटलेस पीपल। और ये जो भी और ये फेक कन्वेंशन है, इसके बारे में पता होना चाहिए, तो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ये पता होना चाहिए कि इंडिया डज नॉट हैव ए सेपरेट लॉ टू डील विथ रेफ्यूजीज, और इसको केस बाय केस बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, 10 केस फॉर केस बेसिस पे इसको फिर किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हम इसको फिर केस बाय केस बेसिस पे देखते हैं। और जो रेफ्यूजीज आते हैं दे कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ एलियंस एंड फॉरेनर्स। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद दो एक्ट हैं, फॉरेनर्स एक्ट 1946, ठीक है, फॉरेनर्स एक्ट 1946, और एक पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920। ये मतलब ये दो एक्ट हैं जो कि इससे रिलेटेड है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एंड आर्टिकल 258 और 239 के अंतर्गत, मतलब आपसे आर्टिकल नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन ये पूछेगा कि स्टेट आर ऑल्सो इंटरेस्टेड विद दीज पावर्स। ठीक है, स्टेट के पास भी ये पावर है। ठीक है, विथ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पावर टू आइडेंटिफाई एंड डिपोर्ट इलीगल illegal persons इन द कंट्री। स्टेट के पास भी ये पावर है। ठीक है, और इन दो एक्ट से हम फिर सेंट्रल के पास ये पावर है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है, तो इंडिया फॉलोज द नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल, बैंकॉक प्रिंसिपल 1966, प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर ऑफ पर्सनस लाइकली टू फेस फंडामेंटल राइट वायलेशन। ठीक है, तो हम ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, नॉन रिफॉल्वमेंट मतलब हम प्रिंसिपली, हम रियली नहीं, सरकार का एक प्रिंसिपली इसको फॉलो किया जाता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ पे आया है और जिसका उसके ओरिजिनल कंट्री में परसिक्यूशन हो रहा था, तो भाई हम उसको ज़बरदस्ती वहाँ नहीं भेजेंगे कि भाई तुम जाओ मरो। ठीक है, ये हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, हम बस ये कहेंगे कि भाई ठीक है, मतलब ये प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं। ठीक है, ऑफिशियली। बाकी इस पे आप कितना इम्प्लीमेंट करते हैं वो फिर सरकार के फिर डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद है मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021। ठीक है, राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड इज एंसिलियरी और concomitant टू द राइट टू रिसाइड और सेटल अंडर आर्टिकल 19(1)(e). ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये बेसिकली यही कहना चाह रहे होंगे कि अगर आपको कि अगर 19(1)(e) के अंदर हमको फिर राइट टू सेटल है मतलब इंडिया के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप आ गए हैं, अगर आप एक रेफ्यूज़ी हैं, अगर आप बाहर से आए हैं, इलीगली आए हैं विदाउट पासपोर्ट या और वीज़ा आए हैं, तो आपको ये राइट हम दिए जाएंगे। ठीक है, तो बस केस का नाम याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है राइट ऑफ पेडेस्ट्रियन। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ पास्ड एन ऑर्डर एफर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ पेडेस्ट्रियंस। क्या है भाई? ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द राइट टू हैव अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली फुटपाथ्स इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, इस चीज़ को भी कि हमारे फुटपाथ क्लियर रहे, उन पे एनक्रोचमेंट ना हो, वो अनऑब्स्ट्रक्टेड हों, वो फिर डैमेज ना हो, उसमें भी खुला हुआ मेन होल ना हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारा आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, यही सब बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। उसका 50th एनिवर्सरी ऑफ सिक्किम का स्टेटहुड। सिक्किम को स्टेटहुड कब मिला है? 1975 में मिला है। ठीक है, आप कमेंट में बताइए कि कौन से दो अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है,
जो हमने किए थे जब हमने सिक्किम को मतलब एक स्टेटहुड का दर्जा किया। ठीक है, दो अमेंडमेंट्स थे। ठीक है, एक मैं बता दे रहा हूँ, 35वां है। ठीक है, दूसरा आप बताइए। जैसे यहाँ तो 35वां दिया हुआ है, और एक और था कि मतलब एक अमेंडमेंट से सिक्किम को एज अ प्रोटेक्टोरेट हमने एक्सेप्ट किया, और फिर दूसरे अमेंडमेंट से हमने उसको स्टेटहुड का दर्जा दिया। ठीक है, दोनों अमेंडमेंट आपको पता होने चाहिए। तो सिक्किम वॉज मेड ए फुल्ली फ्लेज्ड स्टेट बाय द 36 अमेंडमेंट एक्ट। चलिए यहाँ दे ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आपको दे ही दिया है। ठीक है, एक आपका 35 था और एक 36 था, तो बेसिक दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए, पहले 35 आया, तो इसमें इसको एज एन एसोसिएट स्टेट का हमने फिर दर्जा दिया। अच्छा, ये आपको पता होगा कि सिक्किम में पहले एक फिर रेफरेंडम हुआ था। ठीक है, और वहाँ पे हुआ था कि भाई हम इंडिया का पार्ट बनेंगे। उसके बाद 35th अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें कहा गया था कि ये एक एसोसिएट स्टेट का हमने इसको दर्जा दे दिया। अंडर आर्टिकल 2, अंडर आर्टिकल 2A की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको आर्टिकल 2 और 3 में फ़र्क भी पता होना चाहिए। दोनों में ही कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं रिगार्डिंग स्टेट्स का एरिया चेंज करने या फिर नए स्टेट को जोड़ने, तो दोनों तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 2A वाज फिर रिपील बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 36 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो क्यों फिर रिपील किया गया? क्योंकि फिर उसको एक स्टेटहुड का दर्जा फिर देना था। इट बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 371F ग्रांट सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस टू द स्टेट। आप बताइए, जो आर्टिकल 371 है, ये किस पार्ट में आता है? ठीक है, 20, 21, 22, 23, ये मतलब इसमें आता है, या 20, 21, 22, 23 इनमें से किसी में नहीं आता। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं, इसमें भी सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है। आई थिंक पॉलिटी ख़त्म हो गया। हाँ ठीक है, अब देखिए पॉलिटी का कितने पन्ने थे हमारे पास। आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 पन्ने थे। ठीक है, अब उस 6 पन्ने को हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे कितने पन्ने में, मतलब एक पन्ने में हो गया है। और इसको भी मैं थोड़ा सा स्पेसिंग इसकी एडजस्ट करूँगा, फिर ऊपर 1.5 पन्ने में हो जाएगा। ठीक है, तो तो यही फिर प्रयास आप भी करिए। ठीक है, कि शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाइए, जितना आप उसको छोटा आप फिर कर सकें। इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ अगर रिड्यूस कर दूँ, आई थिंक फ़ॉन्ट ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ तो सही है, 11 सही है, इससे छोटा क्या ही करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिटी वाला पार्ट ख़त्म हो गया है। अब अगले लेक्चर में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस करेंगे। ठीक है, ये एक तरह का डेमो लेक्चर था, और ये मेरा पहला अटैम्प्ट है। ठीक है, मतलब इस तरह का कोई काम करने का, और जैसा आपको ठीक लगे बताइएगा। और ओके देन, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।